क्वेश्चन नंबर 151 इज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml O2 डिलीवर करता है, ऐसा पूछा है आपसे। तो 274 पेज पे पैराग्राफ मिल जाएगा, 5 ml O2 डिलीवर करता है। सो थर्ड वुड बी राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 151। 152 इज फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे पेज नंबर इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि पहला ही पेज है इस चैप्टर का, नीचे की ओर आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। बर्ड्स में नाइट्रोजनस waste are excreted in the form of pellet or paste. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet and paste by pavo. First one is correct option. Pavo peacock होता है, which is a bird. 153 क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 104 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में क्या प्रेजेंट होता है ये पूछा आपसे। थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन। जिन्होंने लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ा है वो दूसरे ऑप्शन के साथ कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखो भाई, वहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क लिखा है ना कि इंटरकैलेटरी डिस्क, तो इनमें कंफ्यूज नहीं करना है आपने। एंड ये जो चैप्टर है हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये रीज़न के साथ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये चैप्टर रेफर कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर दिक्कत है कोई। क्वेश्चन नंबर 154 इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है ये पूछा है। बायोडाइवर्सिटी से ऑफकोर्स 266 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। टू conserve and protect the whole ecosystem, the approach is called in situ or on site conservation. तो in situ means to protect and conserve the whole ecosystem। 154 का सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 155 इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। पहली स्टेटमेंट दे रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडी। पहचान नहीं पाती है बॉडी अपनी ही सेल्स को, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। बॉडी अटैक सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर पहचान नहीं पाती, तभी तो ऐसा करती है। अटैक सिर्फ फॉरेन एलिमेंट्स को ही करती है बॉडी, तो फॉरेन की तरह ही ट्रीट करती है ऑटो इम्यून डिजीज में बॉडी अपनी ही सेल्स को, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज रोमेटोइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ। ऐसा नहीं है। रोमेटोइड आर्थराइटिस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसमें अटैक करेंगी बॉडी सेल्स को, तो सेकंड हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट, वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 155 एंड 153 पेज पे पैराग्राफ मिल जाएगा आपको ऑटो इम्यूनिटी का। क्वेश्चन नंबर 156 इट इज़ फ्रॉम रेस्पिरेटरी वाला जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है उससे 270 पेज पे आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज पार्ट होता है रेस्पिरेशन का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। आराम से पूछा है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, तो ये एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ना कि कंडक्टिंग का। तो 156 का फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 157 दिस इज अगेन फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर 281 पेज और 279 दो पेजेस से रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। इसमें पहली स्टेटमेंट बोल रही है कोआगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। थ्रोम्बिन्स नहीं होते ये नेटवर्क, 281 पेज में मिल जाएगा। क्लोट और कोआगुलम इज मेड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। फाइबर से रिलेटेड होता है थ्रेड्स, क्योंकि फाइबर ही फॉर्म करते हैं, तो फिब्रिन्स होता है ये, तो पहली इनकरेक्ट हो गई। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, तो इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी के लिए स्प्लीन ग्रेवयार्ड होता है। 279 पेज पे स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 157। क्वेश्चन नंबर 158 इज़ फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड ये क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है। यहाँ पेज नंबर 55 पे एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये, एंड रीज़न भी इसके लिए मैंने बताया हुआ। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। रीज़न है इसका बिकॉज नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स।
तो नोटोकॉर्ड सिर्फ रिप्लेस होता है वर्टिब्राटा में ही, ना कि दूसरे कोर्डेट्स के अंदर, जो कि सिफालोकोर्डेटा या प्रोटोकोर्डेटा भी आते हैं कोर्डेट्स में। तो इसीलिए सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ये इस चैप्टर में आई थिंक थर्ड पार्ट है एनिमल किंगडम का, यहाँ भी डिटेल में डिस्कस की हुई है ये स्टेटमेंट। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं और डिटेल में इसको। तो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ दी हुई है एनसीईआरटी में। all thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। एंड इसके ऊपर इसका रीज़न दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट यूजुअली एक साथ प्रेजेंट होती हैं असर्शन और रीजन, उनमें असर्शन की रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। तो ऐसा ही होगा इसमें भी, सेकंड वुड बी राइट वन, बोथ करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 159 इज लोकोमोशन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में बोल रहा है ओस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। बिल्कुल सही है। ये पेज नंबर मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि लास्ट पेज पे मिल जाएगा आपको, जहाँ पे समरी होती है इस चैप्टर की। ओस्टियोपोरोसिस में यही होता है। ओस्टियो वर्ड इज एसोसिएटेड विद बोन एंड पोरोसिस मीन्स पोर हो जाते हैं, मीन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, दीज आर ओनली थिंग्स एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस। रीजन में बोल रहा है कॉमन कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ये गलत हो गया, डिक्रीज हो जाते हैं जब लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, तब कॉमन कॉज होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस का। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। फोर्थ वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 159। Question number 60 is a combination of two chapters, cell the unit of life and biomolecules। पहली स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रो लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 126 पेज पे आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट। दैट माइक्रोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, यानी माइक्रोमीटर से छोटा। तो माइक्रोमीटर वाले फिल्टर से ये पास कर जाए क्योंकि उससे छोटा होता है। एंड एग्जैक्टली ये साइज़ कैसे लर्न करना है माइक्रोप्लाज्मा का, बैक्टीरिया के साइज से रिलेट करके हमने देखा हुआ है इस चैप्टर में। आई थिंक ये फर्स्ट ही लेक्चर होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नो दे आर विदाउट सेल वॉल। ये पेज नंबर 20 पे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मिल जाएगा दैट माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। फोर्थ वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 160। एंड माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये हमने एक एग्जाम्पल से रिलेट करके समझा था। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है PPLO, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बचाया जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका प्लूरो का मतलब एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, मोर देन 2 यू कैन से, यानी जो बहुत सारी शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है उसको प्लूरो वर्ड उस ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होगा। एंड सेल वॉल रिजिड बाउंड्री फॉर्म करती है बैक्टीरिया के अराउंड, यानी शेप चेंज नहीं होने देती। तो अगर ये शेप बहुत सारी हो सकती हैं माइकोप्लाज्मा की, इसका सीधा मतलब है कि इसमें सेल वॉल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 161, इसके लिए आपको कोई पैराग्राफ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी में ये खुद ही क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये कैसे होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज, यानी 2 ग्लूकोज को जोड़ दें और उनमें से पानी निकाल दें, डिहाइड्रेशन कर दें तो माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दे दिया है और माल्टोज का पूछा है, तो वही कीजिए जो क्वेश्चन में बोला है। 2 ग्लूकोज को जोड़ा तो C12H24O12 बन गए, इनमें से वाटर निकाल दिया, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो C12H22O11 बचा। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ पे अगर जानने लायक कोई चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो सिर्फ इतना है कि डिहाइड्रेशन होती क्या है। ये चीज़ आपको जो 16th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसमें भी मिल जाएगी। डिहाइड्रेशन का मीनिंग वाटर की सार्केसिटी होती है, उसका रिमूवल होता है। क्वेश्चन नंबर 162 इज़ अगेन फ्रॉम सेल साइकिल। मायोसिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मायोसिस 2, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगेन वही मैं पैराग्राफ उठाऊंगा जो पहले मैंने लिया था, तो इसका पेज नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
यहाँ पे लिखा है मायोसिस में देयर इज अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो कि मायोसिस 1 के दौरान हो चुका है, वेयर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड। तो एक ही साइकिल होगा, ये भी लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में, एंड मायोसिस 1 में हो चुका है तो मायोसिस 2 के दौरान वो नहीं होगा। तो दैट्स हाउ ये इनकरेक्ट हो गया थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 62 के लिए, मायोसिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ये तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन वाइज प्रूफ दिखाया आपको। कंसेप्चुअली भी हम जानते हैं कि एक बार डबल होता है डीएनए एस फेज में मायोसिस के अंदर, उसके बाद हाफ होता है, एक और बार हाफ, तो दो बार हाफ होता है, क्योंकि डीएनए कंटेंट जितना पेरेंटल सेल में है हैप्लॉइड सेल में गैमेट में उससे हाफ आना है। तो अगर दोनों बार डबल हो गया तो उतना ही पहुंच जाएगा हमारे गैमेट में भी, यानी माइटोसिस और मायोसिस में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कंसेप्चुअली भी ये क्लियर होता है हमें कि एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होना होता है यहाँ पे हमारे मायोसिस में। वैसे होता माइटोसिस में भी एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवीजन 2 बार हो जाता है मायोसिस में, इसलिए हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 163 ये है इवोल्यूशन चैप्टर से, 137 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। पूछ रहा है इसमें नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल अक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये क्या देता है? तो डायरेक्शनल चेंज देता है ये। नेचुरल सिलेक्शन में डायरेक्शनल चेंज डिफाइन किया जाता है वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। सो थर्ड वुड बी करेक्ट वन फॉर 163। क्वेश्चन नंबर 164 ये है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर से, 211 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा एनसीईआरटी में। एंड इसमें पूछा है आपसे कि इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज, तो ये लाइन मिल जाएगी आपको एग्जैक्टली, दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि अमर नहीं होती हैं ये, कुछ ही लाइफ स्पैन होता है, मर जाती हैं, तो दोबारा भी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए बार बार इनको लेना पड़ता है। सिंपल रीज़न है। फर्स्ट वुड बी राइट आंसर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स। 164 का ए ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 165 ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, 2 to 7 पेज पे आपको सिमिलर क्वेश्चन जो कि थ्योरी की फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा मिल जाएगा यहाँ पे। इफ़ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज आर डाइड, then death rate in the population during that period is 4 divided by 40 is equals to 0.1 individual per week। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि 8 ड्रोसोफिला ले लिए गए हैं एंड आउट ऑफ 80, 8/80 अगेन ये 0.1 के इक्वल ही आता है। तो सेकंड वुड बी राइट वन फॉर 165 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166 ये है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, 10th पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। इसके लिए हमने ट्रिक यूज़ की है इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को यूज़ करने के लिए। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, किंगडम से लेके स्पीशी तक याद रखने के लिए। किंगडम के बाद पोर्ट से फाइलम आता है, ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे। किंगडम के बाद फाइलम, इन सब में एक ही में आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो 166 का हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आपसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर ही पूछा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 167 ये है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स चैप्टर से, स्टेटमेंट 1 कैरियर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, 196 पेज पे आपको मिल जाएगी। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, दिस एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग restriction endonucleates cut the DNA strand a little away from the center of the polydromic site। ये भी बिल्कुल सही है। पेज नंबर 197, इससे अगले ही पेज पे आपको मिल जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलिंड्रोम साइट से। सो दोनों सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 167 का हो गया सेकंड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 168 ये है अगेन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर से, 176 पेज पे आपको ये नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी से नहीं है यार,
ये है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मुझे बायो पायरेसी याद आ गया, ऐसे पूरा नहीं पढ़ा मैंने। तो क्या है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाई लेवल्स ऑफ वाइटमिन्स मिनरल और हायर प्रोटीन्स हेल्थियर फैट्स इज कॉल्ड। हाई हेल्थियर प्रोटीन्स या फिर वाइटामिन मिनरल से एनरिच करना क्रॉप्स को, ये बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे सेम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन दी हुई है। तो स्ट्रैटेजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 176 पेज पे आपको ये मिल जाएगा। फोर्थ वुड बी राइट वन फॉर 168 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 169 ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। आपसे पूछा है कि इम्यूनो सप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन एक को कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये फंजाई बनाती है। 169 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। 183 पेज पे इस चैप्टर के आपको मिल जाएगा, साइक्लोस्पोरिनेज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 170 ये अगेन है हमारे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, एंड यहाँ पे भी पेज नहीं इंक्लूड किया, वही पैराग्राफ मैंने लगा दिया है लास्ट पेज पे जो आता है डिसऑर्डर से रिलेटेड। करेक्ट मैच आपको बताना है। पहला देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मिस्थेनिया ग्रेविस, बेसिकली उसने इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को। मस्कुलर डिस्ट्रोफी को ऑटो इम्यून बोल रहा है, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक होता है डिसऑर्डर, एंड मिस्थेनिया ग्रेविस को जेनेटिक डिसऑर्डर बोल रहा है, जबकि मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ये दोनों गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है हाई कैल्शियम लेवल कोजिंग रैपिड स्पैज्म, टेटनी इसको बोलते हैं, नहीं लो कैल्शियम लेवल होता है। तो टेटनी लो कैल्शियम लेवल की टेटनस जो है कैल्शियम लो होने की वजह से होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बचा सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। बेसिकली जो आइटिस वर्ड लगा है पीछे, इसका मतलब ही सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन। एंड आर्थरोज वर्ड इज एसोसिएटेड विद जॉइंट्स, दिस वी नो फ्रॉम चैप्टर एनिमल किंगडम, जहाँ पे आर्थ्रोपोडा बताया जाता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो 170 का हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 171 ये आप बोल सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से है। 128 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेल्स पाया ही नहीं जाता है एक्सेप्ट राइबोसोम, चाहे रफ हो या स्मूथ हो, कैसा भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे मिल जाएगी ये स्टेटमेंट आपको, इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ER वुड बी फोर्थ ऑप्शन 171 का 4। क्वेश्चन नंबर 172 इज़ फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 47 पेज पे इसके रिगार्डिंग आपको पैराग्राफ मिलेगा। जिस स्टूडेंट ने इस जो प्रोसेस दिया है पूरा स्पर्म्स की फॉर्मेशन का, डिटेल में उसको सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज नहीं पढ़ा है, वो डेफिनेटली इसको गलत करेगा, क्योंकि काफ़ी सटल मिस्टेक इसने पॉइंट आउट करी है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 कह रही है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ऐसा नहीं है, स्पर्मिएशन सबसे लास्ट में होती है स्पर्म्स की फॉर्मेशन में, स्पर्मेटो एंड स्पर्मियोजेनेसिस के सबसे बाद। जब सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं स्पर्म्स, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्म्स आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहाँ पे बोल रहा है इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी उसके अंदर घुसते हैं, ऐसा नहीं है स्पर्मिएशन के थ्रू। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भाई क्या डिप्लॉयड सेल होती है, एंड स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड कन्वर्जन होता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है ये स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट होगी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो अपेरेंटली करेक्ट इनकरेक्ट है, ये कोई भी बता सकता है, सीधी सीधी है, देख के बताया जा सकता है। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो काफ़ी सटल है, एंड आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का, कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होती है प्रोसेस स्पर्म्स की फॉर्मेशन।
तभी आप इसको सीक्वेंस वाइज स्टडी करके बता पाएंगे इसको कि यहाँ पे फ्रॉम आएगा या इनटू आएगा, वरना जिसने लास्ट में ये पढ़ा है वो तो इसको डेफिनेटली गलत करेगा ही। इनटू और फ्रॉम में ज़्यादा फर्क नहीं देगा उसे। क्वेश्चन नंबर 173 ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से। सेक्सुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पेनिसिलियम से एसोसिएटेड होती है कोनिडिया। 6th पेज पे आपको ये मिल जाएगा। कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो 173 का हो गया थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 174 ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आपसे बोल रहा है कि ई कोलाई में I gene gets muted and its product cannot bind with the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, तब क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा आपसे पूछा है। तो आपको पता होगा ये लैक ऑपरेटर का कंसेप्ट क्या होता है। आई जीन बेसिकली रिप्रेसर बनाती है जो कि ऑपरेटर रीजन से जुड़ जाता है और यहाँ पे ट्रांसलेशन होने नहीं देता, यानी प्रोटीन बनने नहीं देता। अब ये बोल रहा है कि आई जीन म्यूटेशन उसमें हो गया एंड इसका प्रोडक्ट इंड्यूसर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर पा रहा है। बेसिकली ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट द लैक्टोज जो कि मीडियम में हम प्रोवाइड करते हैं एंड रिप्रेसर मॉलिक्यूल से जो अटैच होता है और इसको ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करने से प्रिवेंट करता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा और ये तीनों जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूटेशन होगी है आई जीन में, ऐसा बन गया है उसका रिप्रेसर प्रोटीन, उसका प्रोडक्ट, कि वो इंड्यूसर से कंबाइन ही नहीं कर रहा है। तो इंड्यूसर उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा और रिप्रेसर जुड़ जाएगा ऑपरेटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज को इससे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। सो ZYA जीन्स इनमें से कोई भी ट्रांसलेट यानी नहीं हो पाएगी, यानी इनके प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। सो फोर्थ वुड बी राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 174 एंड 117 पेज पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से। टैगमाइना कहाँ से अराइज करते हैं कोकरोच में, ऐसा आपसे पूछा है। तो मीजोथोरैक्स से अराइज करते हैं। बेसिकली 4 विंग्स को बोला जाता है कोकरोच में टैगमाइना एंड 4 विंग्स, ये जो 4 वर्ड है ये कवर से राइम करता है। इससे हमने याद रखा था कि 4 विंग्स कवर करेंगे और हिंड विंग्स, हिंड से विंड हमने याद रखा, यानी हवा में उड़ने में जो काम आएंगे विंग्स, दैट विल बी हिंड विंग्स। अब टैगमाइना होते हैं 4 विंग्स एंड यहाँ पे बोला गया है कि मीजोथोरैक्स से अराइज करते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। बेसिकली जो हमारा टैगमाइना होता है 4 विंग्स, इसमें एम आता है एंड मीजोथोरैक्स भी एम से स्टार्ट हो रहा है, जबकि प्रोथोरैक्स स्टार्ट होता है पी से। इससे हमने याद रखा था कि टैगमाइना मीजोथोरैक्स से अराइज होता है। अब इससे आगे मेटाथोरैक्स आता है, वो भी एम से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उससे फिर दूसरे सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज होंगे ना, हिंड विंग्स। एक सेगमेंट से सिर्फ एक ही पेयर ऑफ विंग्स अराइज होते हैं। तो प्रोथोरैक्स से हो नहीं सकता क्योंकि उसमें एम नहीं आता, टैगमाइना में एम आता है 4 विंग्स वाले में, तो इसलिए मीजोथोरैक्स ही बचा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन 175 का। 112 पेज पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 ये है एनिमल किंगडम से। 58 पेज पे ये पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। यहाँ से आपसे पूछा है कि क्रॉप और गिजार्ड किन एनिमल्स में पाया जाता है। तो बर्ड्स में आता है सबसे पहले पावोसिटाक्यूला कोर्वस, यानी पीकॉक, सीटाक्यूला होता है पैरट एंड कोर्वस इज क्रो। ये तीनों ही बर्ड्स हैं तो इनमें पाए जाएंगे ये। एंड ऐसा क्यों होता है, बेसिकली बर्ड्स में दांत नहीं होते, टीथ्स नहीं होते बीक के अंदर, तो उनका जो सिस्टम होता है ग्राइंड करने का फूड को, वो उनके अंदर ही पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसलिए क्रॉप और गिजर्ड ये उस फूड को तोड़ने के लिए इनके अंदर एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, एव्स के अंदर सबसे पहले। ऐसे हमने इसको याद रखा। तो एग्जांपल्स भी याद लर्न करे हुए हैं हमने इस एव्स सेक्शन के। क्लास ऑफ हमारा मैमल्स के, मैमल्स नहीं बेसिकली सुपर क्लास में बोल रहा था टेट्रोपोडा, जिसके अंदर आते हैं ये क्लास एव्स। मैमल्स तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास है।
तो ये हो गया 176 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 177 ये अगेन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। 172 पेज पे जो मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है उसी से आप रेफरेंस ले सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस पे लागू होती है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली बोल रहा है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों पे अप्लाई होती है भाई ये। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नहीं है। हैप्लॉइड गैमेट्स यानी एग प्रोड्यूस होता है oogenesis जिसको ओवम भी बोलते हैं, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस से हैप्लॉइड स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों ही हैप्लॉइड कर रहे हैं। बी स्टेटमेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मायोसिस, यानी डिफरेंशिएशन होती है, ये ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस से एसोसिएटेड है, क्योंकि oogenesis में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं उसमें डिफरेंशिएशन जैसा कुछ नहीं होता। वो फॉर्म ही तब होता है जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने के लिए आ जाता है, तब वो फॉर्म होता है। उसके फॉर्म होते ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो उसके डिफरेंशिएशन होने का टाइम ही नहीं है उसके पास। सो दैट्स वाई डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ नहीं होता oogenesis में, ये यूनिक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट इज सेइंग मायोसिस ऑकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। अब स्टेम सेल पॉपुलेशन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, दिस वी ऑलरेडी नो, एंड माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। ऑफकोर्स वो 2-1 ही होते हैं, 2-1 में ही डिवाइड करते हैं, उनमें मायोसिस होती है यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, एंड कंटिन्यूसली होती है, कभी रुकती नहीं है। मीनोपॉज जैसी कोई कंडीशन नहीं होती स्पर्मेटोजेनेसिस जिनमें होती है यानी मेल्स के अंदर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही सही है। oogenesis में ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मायोसिस का प्रोसेस भी रुक जाता है एक फेज पे आके और फिर दोबारा प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। तो मायोसिस कंटिन्यूसली नहीं होती oogenesis के अंदर। ये भी यूनिक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो सी भी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। एंड डी पार्ट में बोल रहा है कि LH और FSH कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, तो ये दोनों के लिए ही सही है। आपको इसके लिए प्रूफ मिल जाएगा NCERT में, दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ कुछ रोल होता है इन दोनों ही प्रोसेस में, इन दोनों हार्मोन्स का। एंड लास्ट प्रोसेस इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये भी यूनिक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही। oogenesis तो एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी पे आके नहीं। तो 3 स्टेटमेंट यूनिक होगी, बी, सी और ई। फर्स्ट ही ऑप्शन में ये गिवन है, तो फर्स्ट वुड बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 178 इज फ्रॉम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर 265 पेज पे ये पैराग्राफ मिल जाएगा। इससे पिछले वाले पेज का भी लास्ट पैराग्राफ इसमें यूज हुआ है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये बिल्कुल सही है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। एंड सेकंड स्टेटमेंट इट इज सेइंग स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into the lymphatic vessel and ultimately they release into the blood, ये भी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल 265 में मिल जाएगी। chylomicrons which are transported into the lymph vessels lacteals in the villi which ultimately release the absorbed product into the blood stream। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाती है, दोनों बिल्कुल सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया 178 के लिए। क्वेश्चन नंबर 179 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, 60 पेज पे आपको इसके लिए पैराग्राफ मिल जाएगा। लिप्स लूप कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ऐसा पूछा है। तो लिप्स लूप एक नॉन मेडिकेटेड IUD होता है। राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 179 इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 180 इज फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। It is saying which of the following function is not performed by secretions of salivary glands। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये तो होता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का डाइजेशन होता है सलाइवरी एमाइलेज से, ये भी सही है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ऑफ कोर्स सलाइवा गीला तो करती ही है माउथ को, तो ये भी ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है डाइजेशन ऑफ डाईसाइक्राइड, यही गलत है भाई।
पॉलीसाइक्राइड से मोनोसाइक्राइड, ये फाइनल फेज होता है डाइजेशन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना कि माउथ में। तो इनकरेक्ट फॉर द फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वुड बी फर्स्ट ऑप्शन 180 का 1। एंड इसका आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर यानी कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइक्राइड, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 181, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर मिल जाएगा आपको 105 पेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो न्यूरोग्लिया पार्ट होता है न्यूरल टिश्यू का, ना कि कनेक्टिव टिश्यू का। ये इस पेज पे आपको मिल जाएगा। या तो सीधे आप कर सकते हैं इसको, या फिर अल्टरनेट वे में एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है। बाकी तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करके, बाकी तीनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड फॉर सर्कुलेशन, एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज, कार्टिलेज इज स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट। तो बाकी तीनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो ये एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 इज फ्रॉम इकोसिस्टम चैप्टर 243 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा गया है डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन द डिट्राइट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो फ्रेगमेंटेशन होता है छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डिट्राइट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो 182 का हो गया थर्ड ऑप्शन सही। इसी पैराग्राफ से पीछे डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया था, इसी पे से 243 से। क्वेश्चन नंबर 183, ये है सेल साइकिल चैप्टर से 165 पेज पे इसका पैराग्राफ मिल जाएगा। माइटोसिस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो तीसरी स्टेटमेंट बोला स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है भाई। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, काइनेटोकोर से अटैच होता है बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका कारण ये है क्योंकि बाहर से जब फाइबर्स चिपकते हैं क्रोमोसोम से, तो विजिबल जो चीज़ होती है वो काइनेटोकोर्स ही होते हैं। सेंट्रोमर्स बाहर से दिखाई नहीं देता, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं दोनों साइड्स, वो काइनेटोकोर्स ही होते हैं। एंड ये नाम से ही बता रहा है ना, काइन का मतलब होता है मोशन, यानी जो क्रोमोसोम्स के मोशन में हेल्प करेगा स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट से, वो काइनेटोकोर होगा। तो इसके नाम से क्लियर होता है इसका फंक्शन। तो दैट्स हाउ थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, ये हो सकता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। इसमें पूछ रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ 1.1 मीटर, इसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे। तो 99 पेज पे इस चैप्टर के आपको मिल जाएगा। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं 2.2 मीटर बड़े डीएनए में। तो अगर डीएनए की लेंथ हाफ कर दी तो नंबर ऑफ बेस पेयर भी हाफ हो जाएंगे। तो 6.6 का हाफ 3.3 × 10⁹ 184 का हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 185, इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एट विच स्टेज द ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं इस चैप्टर में, हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन पेज नंबर 48 पे आपको मिल जाएगा oogenesis इज इनिशिएटेड एट द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो 185 का थर्ड ऑप्शन वुड बी राइट वन। क्वेश्चन नंबर 186, विच इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें क्वेश्चन नंबर 190 पेज नंबर 199 में मिल जाएगा आपको क्लोनिंग साइट्स का, जहाँ पे पैराग्राफ गिवन है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग एंड वी डो नॉट वांट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हमें सिंप्लीफाइड चीज़ें ही चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल फीचर नहीं है। सो प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर एंड 186 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 187 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 319 पेज पे पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग साइनेप्सिस। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। बेसिकली इंटरचेंज कर दी है इन दोनों वर्ड्स को एनटीएनए। सो 187 का हो गया
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 188 ये है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर से 211 पेज पे आपको इंसुलिन के रिगार्डिंग ये पैराग्राफ मिल जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में आपको बतानी है। यहाँ पे 2-3 टाइप का इंसुलिन प्रेजेंट है, जो कि एक तो जानवरों से निकाला जाता है, कैटल और पिग्स से, एक जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, और एक जेनेटिकली जो बना दिया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिकली इंजीनियर वाले के लिए कौन सी सही है ये बतानी है, तो बी ही सही है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कि ए और बी चेन सेपरेटली बनाई जाती हैं और बाद में जोड़ दी जाती हैं कार्बन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो बी ओनली इज़ द राइट वन फॉर जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। अब बाकी देख लेते हैं और कौन सी किन के लिए करेक्ट है। प्रो इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा चेयर्स ऑफ सी पेप्टाइड, ये जो ह्यूमन बॉडी में मैमल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है उसके लिए सही है। सी स्टेटमेंट इज सेइंग इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग, ये तो बता रहा है कैटल और पिग से जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके लिए है। प्रो इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, ये ह्यूमन मैमल्स में जो पाया जाता है उसके लिए। एंड ई स्टेटमेंट लास्ट वन, सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, ये जो कैट्स और पिग्स जो दूसरे एनिमल से बिना है हमने एक्सट्रैक्ट करा है उसको फॉरेन इंसुलिन बोलेंगे। तो ये भी अगेन कैटल और पिग से एक्सट्रैक्ट किए हुए इंसुलिन के लिए है, ना कि जेनेटिकली इंजीनियर के लिए। तो अगेन इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 188 का हो गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 189 ये आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर मिल जाएगा 335 पेज पे। आपको बताना है विच आर नॉट द इफ़ेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जो इफ़ेक्ट हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स, ये भी सही है। बेसिकली पैराथायरॉयड को हम प्यार से रिलेट करते हैं, 12 से प्यार, जो कैल्शियम लेवल ब्लड में उनसे प्यार करता है यानी इंक्रीज़ करना चाहता है वो होगा पैराथायरॉयड। बी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये डिक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल ब्लड, ये तो यहाँ से ही गलत हो गया। एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, नहीं है, इंक्रीज़ करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली ए और सी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हो रहा है हमारे ऑप्शन में। पहले दो में सी है और चौथे में ए स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। थर्ड वुड बी राइट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 189 यहाँ पे सभी स्टेटमेंट मैंने मार्क कर दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 ये है इवोल्यूशन चैप्टर से, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस हार्मोन, ये इनकरेक्ट है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को ये शो करते हैं, एंड होमोलोगस नहीं अनालोगस होंगे ये। हैंस अनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इनके एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉजी आर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। 131 पेज पे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो 190 का हो गया फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 191 285 पेज पे मिल जाएगा आपको ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ मिल जाएगी ब्लड मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल स्टेज, 285 पेज पे है ये। बाकी सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ये हम कभी और एक्सप्लेन करेंगे जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो ये करेक्ट होगी। सो एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है ऑफ कोर्स नीट में। तो 199 का हो गया डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 192 ये आपको मिल जाएगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसी चैप्टर में है। पेज नंबर 281 ये हमने यूज़ भी करा हुआ है, पेज पीछे अगेन सेम थिंग। थ्रोम्बिन क्या होता है, एक बायो कैटलिस्ट होता है, क्योंकि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में एक रिएक्शन होती है उसको ये कैटलाइज करता है। डी का 2 मैच कर लीजिए, फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस मैचिंग टाइप क्वेश्चन। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, तो एंजाइम होता है यानी बायो कैटलिस्ट होता है। तो फर्स्ट वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 192। 193 इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, एंड 150 पेज पे इसके रिगार्डिंग आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्वायर्ड
इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। नॉन स्पेसिफिक टाइप इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि बर्थ पे प्रेजेंट होती है। तो ये इनेट के बारे में सही है ना कि एक्वायर्ड के बारे में। तो फर्स्ट वुड बी राइट आंसर 193 के लिए। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप, बर्थ के टाइम जो प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 194 में आ जाते हैं अब। 105 पेज पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एंड इसी पैराग्राफ से इसको सोल्व करना है हमने। 10 E. coli cells with nitrogen 15 double-stranded DNA are incubated in the medium containing nitrogen 14 nucleotide। तो ये नाइट्रोजन 15 वाला भारी होता है, स्टेबल होता है नाइट्रोजन 14 ये। तो अगर हम इंक्यूबेट करेंगे नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में तो ये घुस जाएगा 15 वाले डीएनए के अंदर। ये ऐसा ही चीज़ होने वाली है यहाँ पे। आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी इकोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है हमें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ई कोलाई का सेल साइकिल कितना होता है। 20 मिनट्स में ये हर 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। तो बेसिकली 60 मिनट्स के बाद 3 डिवीजन हो जाएंगे ई कोलाई सेल्स के, यानी 40 के बाद एक और डिवीजन होना है आगे। एंड यहाँ पे हमें 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन 14 डीएनए के, तो ये दोनों अलग होंगे। एंड जो मीडियम में नाइट्रोजन 14 है उसका स्ट्रैंड है उससे कंबाइन करेंगे तो यहाँ से 2 डीएनए बन जाएंगे। सिमिलरली 2 डीएनए यहाँ से बन जाएंगे तो 4 हो गए। एंड यहाँ पे हमें एक ग्रीन स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है इस तीसरे वाले डीएनए में जो कि नाइट्रोजन 14 का है। तो ये दोनों अलग होंगे एंड मीडियम वाले नाइट्रोजन 14 से कंबाइन करके यहाँ भी एक प्योरली नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए बन जाएगा। तो एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से। तो हमारे पास टोटल हो गए 6 डीएनए जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15 से फ्री है। तो एक इकोलाई से बन रहे हैं 6। हमारे पास है 10 इकोलाई सेल्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 60 सेल्स। 194 का फोर्थ ऑप्शन वुड बी राइट वन। क्वेश्चन नंबर 195 ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। 19 पेज पे ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली बतानी है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ए ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, ऑटोट्रोफिक तो होगा। एंड बैक्टीरिया है तो किंगडम मोनेरा में आएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया। एंड करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है जो कि सिंगल करेक्ट होती है नीट में, तो इसलिए बाकी ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 195 का हो गया सेकेंड ऑप्शन सही। एंड क्वेश्चन नंबर 196 इज नेक्स्ट वन। ये है हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से, पेज नंबर 83 पे इसके रिगार्डिंग पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स इज़ यूज एज अ मेजर एज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। मतलब जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा जीन्स के बीच उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा। एंड लिंकेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कम हो पाएगा। इसके अपोजिट चीज़ है। यही बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पीआईक्यू में भी आते हैं इस जैसे क्वेश्चन, नीट पीआईक्यू में। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स आपको गिवन है एंड आपको डिस्टेंस लीन सीक्वेंस ऑफ दिस जीन बताना है। बेसिकली डिस्टेंस कितना किस में ज़्यादा होगा। तो पहला देखिए ए और सी में 5% यानी सबसे कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये सबसे नज़दीक है। इनमें रिकॉम्बिनेशन सबसे कम हुआ, तो ए और सी सबसे नज़दीक होने चाहिए। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है 2 ऑप्शन में, ए और सी। बी और डी सो यहीं से एलिमिनेट हो गए। एंड दूसरी चीज़ ए और डी का 29% रिकॉम्बिनेशन है, तो ये सबसे दूर दूर होनी चाहिए। ए और डी दूर दूर अगेन ऑप्शन 4th में है एंड फर्स्ट में है। 4th हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया तो फर्स्ट ऑप्शन बचा। सो फर्स्ट वुड बी द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 197 इज़ अगेन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पेज नंबर 60 पे आपको मिल जाएगा। एक ही मैच कर लीजिए इसके लिए भी। सी के लिए इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। तो थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन, सी का सेकंड मैचिंग होगा। तो थर्ड इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 197। आईयूडीज
intrauterine devices increase the phagocytosis of sperms within the uterus. क्वेश्चन नंबर 198 ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से टिश्यूज़ वाला 101 पेज पे इसके रिगार्डिंग पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक ही मैच करना है। ब्रोंकायोल्स सीलिएटेड एपिथेलियम इनके अंदर पाई जाती है। ब्रोंकायोल्स लोकेशन होती है इसकी। ए स्टैंड्स फॉर 4, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन 198 के लिए। एंड नीचे की ओर ये लाइन गिवन है दैट सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकायोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। बेसिकली मटीरियल्स को ओवर द एपिथेलियम मूव करने के लिए सीलिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से मटीरियल्स मूव होते हैं इन दोनों ही जगह लोकेशंस पे, ये हमने डिस्कस किया हुआ इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है आपको कोई, तो 198 का हो गया सेकंड ऑप्शन सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 199 ये होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। 89 पेज पे कलर ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग एक पॉइंट गिवन है दैट इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब जो जीन है जो कलर ब्लाइंडनेस देती है वो एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होगी, उससे लिंक्ड होगी। सिर्फ इतना यूज़ करना आपने इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी पीआईक्यूज़ में भरे पड़े हैं नीट पीआईक्यूज़ में। इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द हर प्रोजेनी बीइंग कलर ब्लाइंड, हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। बीइंग कलर ब्लाइंड दोनों का मतलब सेम ही है। कलर ब्लाइंड फीमेल इसका मतलब उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन कैरी करती है, इसका ये मतलब है। क्योंकि अगर एक पे ही कैरी होती तो वो कैरियर होती, उस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होता ही नहीं। क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों पे होने से ही होता है, दोनों क्रोमोसोम्स पे। तो ऐसे हमने जीनोटाइप डिसाइड किया फीमेल का। एंड मेल के केस में बोल रहा है उसकी मदर थी कलर ब्लाइंड, यानी मेल्स मदर से हमें एक्स क्रोमोसोम मिलता है, उसके एक्स क्रोमोसोम से पे ये जीन प्रेजेंट थी कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो एक्स ही उसको मिला मदर से एंड फादर से वाई, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप फादर का, इसके हस्बैंड का। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो पहला ये एक्सी कंबाइन करेगा इस एक्सी से, फिर ये वाला एक्सी कंबाइन करेगा वाई से, ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर ये दूसरे वाला एक्स सी कंबाइन करेगा इससे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ना, एक्स सी देन वाई से कंबाइन करेगा। तो हर केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे फीमेल भी इन्फेक्टेड बन रही है दोनों ही केसेस में, दोनों केसेस में मेल भी इन्फेक्टेड हैं। क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो कैरी ही नहीं करता है जीन, एक पे ही प्रेजेंट होना काफ़ी है मेल को कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए। तो 100% चांसेस हैं ऐसे दो कपल के कलर ब्लाइंडनेस होने के, जो कि यहाँ पे कंडीशंस मेंशन हैं। तो 199 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 200 इज़ 271 पेज पे आपको मिल जाएगा। ये एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है स्क्रबर में द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। ये चीज़ ट्रू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। उसने बोल दिया ना इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होंगी ना भाई। तो यहीं से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आपको एग्जैक्ट लाइन जाननी है तो ये है स्क्रबर के बारे में। इट रिमूव्स गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन अ स्क्रबर, एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो वाटर या फिर लाइम के स्प्रे से पास की जाती है ना कि इलेक्ट्रिक वायर से। तो पहली इनकरेक्ट हो गई। दूसरा बोल रहा है कि पीएम पार्टिकुलर मैटर 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर, बट इसको रिमूव कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो PM 2.5 होता है ये बहुत छोटा होता है, ये प्रेसिपिटेटर भी नहीं कर पाता इसको रिमूव। पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर आल्सो, उसका नाम है PM 2.5। तो दोनों ही इनकरेक्ट होगी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 200 का दैट्स हाउ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। So that's all about the NEET 22 solutions, and I hope you guys are left with no doubt regarding the capability of NCERT in all the 3 subjects in providing you with your desired rank. And please don't forget to share this video with every NEET aspirant that you know, so that no one end up wasting their precious preparation time in doing irrelevant and extra content for NEET, whether in the form of theory or questions. Thank you so much.